नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, इन दिनों दलित समाज पर अत्याचार की कई बड़ी घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ अत्याचार और उनके खिलाफ जुल्म की घटनाएं पिछले दिनों बहुत सुर्खियों में रही हैं और आज तो हद हो गई जब दो बड़ी घटनाएं हमारे समक्ष प्रकाश में आई। उत्तर प्रदेश में बहुत मशहूर जिला है रायबरेली, वहाँ एक कोतवाली है लालगंज। वहाँ पर दलित समाज के एक युवक को जो रिक्शा चलाकर अपने जीवन यापन कर रहा था, बहुत ही गरीब परिवार किसी तरह से अपना कामकाज चला रहा था, उसको पुलिस पकड़कर अवैध रूप से लाती है। थाने में उसको 3rd डिग्री का टार्चर दिया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। पुलिस कस्टडी में हत्या माना जाना चाहिए इसको। एक दलित यूथ की मौत हो गई। हम सब खामोश हैं, हर समाज खामोश है, हर कोई खामोश है। गरीब और दलित को न्याय दिलाने के लिए कोई आवाज़ नहीं उठी। तो मैंने ये निर्णय लिया कि ये आवाज़ को आज हम उठाएंगे। गरीब की आवाज़ उठाएंगे, दलित की आवाज़ उठाएंगे, पीड़ित की आवाज़ उठाएंगे, शोषित की आवाज़ उठाएंगे, हर उस व्यक्ति की आवाज़ उठाएंगे जो व्यक्ति समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ है और जिसकी आवाज़ सत्ता शिखर तक नहीं पहुंच रही है, उसकी आवाज़ हम उठाएंगे। बहनों भाइयों, हम आवाज़ उठाएंगे उसकी जिनके आगरा में आज जाटव समाज के 3 लोगों को जिंदा जलाकर उनकी हत्या कर दी गई। हम उनकी आवाज़ उठाएंगे। हम पूछेंगे उनकी तरफ से सवाल कि आखिर इस समाज के साथ इस तरह की दुर्दांत बर्बर घटनाएं क्यों हो रही हैं। हम पूछेंगे और उस बात का भी सवाल उठाएंगे बहनों भाइयों कि आजमगढ़ में एक दलित प्रधान सत्यमेव जयते की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। उसका कसूर इस बात का था कि उसने ऊंची जातियों के सामने सरेंडर नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, झुका नहीं। एक दलित प्रधान को आजमगढ़ में गोली से उड़ा दिया गया। यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि बस्ती में एक दलित महिला प्रधान की हत्या क्यों कर दी गई। इस बात का जवाब मिलना चाहिए कि लखीमपुर खीरी में दलित समाज की एक बच्ची का अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई, आंख फोड़ दी गई, जुबान काट ली गई। यह कोई सामान्य अपराध नहीं है, असामान्य अपराध है कि एक प्रधान को गोली मार दी जा रही है। क्यों? एक दलित महिला प्रधान को गोली मार दी जा रही है। क्यों? एक दलित बच्चे को, यूथ को, बेरोजगार बच्चे को जो पिता के मरने के बाद अपनी माँ के को किसी तरह जीवन पालन कर रहा था, रहने के लिए उसके पास एक झोपड़ी थी, रिक्शा चलाता था, पुलिस उसको उठाकर लाती है, 3rd डिग्री टार्चर देती है, मार डालती है। खामोशी। आखिर इस समाज का कसूर क्या है बहनों भाइयों? इनकी आवाज कहां गुम हो गई है? इनके हक और इनके खिलाफ जुल्म की लड़ाई कोई लड़ता क्यों नहीं है? और जो इस समाज के दम पर वोट पाकर बड़े बड़े पदों तक पहुंचे, वो भी शांत हैं। हर चीज को प्रबंधन, मैनेजमेंट, पैसे से खरीद लो और मैनेज कर लो, शांत करो मामले को। न्याय की बात कोई नहीं करता, मैनेजमेंट की बात हर जगह होती है। तो एक समय 90 के दशक में अवेकिन जगा हुआ जागृत दलित समाज आज बेबसी के साथ देख रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। यह आवाज गुम हो गई। मैं पूछना चाहता हूं कि दलितों के दम पर राजनीति में आने वाले आज कहां गायब हैं? बीजेपी के भी दलित नेताओं से सवाल है, बीएसपी के सुप्रीमो से भी सवाल है, तथाकथित यूथ दलितों की भीम आर्मी बनाने वाले चंद्रशेखर से भी सवाल है, कांग्रेस में प्रियंका गांधी से भी सवाल है, अखिलेश यादव से सवाल है। सवाल सबसे है कि आखिर इस जुल्म के खिलाफ बोलेगा कौन? इस समाज को न्याय कौन दिलाएगा? इस समाज पर हो रही ज्यादती पर कौन बोलेगा? क्या मैं जान सकता हूं कि अब तक उस थाने के इंस्पेक्टर, आरोपी पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया? मैं पूछना चाहूंगा कि वहां रायबरेली के एसपी को अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? मैं पूछना चाहता हूं कि उस परिवार को अब तक कोई मुआवजा क्यों नहीं मिला? मैं पूछना चाहता हूं कि कोई बड़ी इंक्वायरी एसटीएफ की सेटअप क्यों नहीं हुई? बात बात पर एसटीएफ की इंक्वायरी कराने वाले इस मामले की एसटीएफ से जांच पर परहेज क्यों कर रहे हैं? कारण क्या है? क्या गरीब और दलित को इंसाफ नहीं मिलेगा? उनकी बात कौन करेगा? उनके हक की बात कौन करेगा? मैं जानता हूं कि आज बहुत लोगों को पीड़ा होने वाली है। मैं जानता हूं कि आज बहुत लोगों को दर्द होने वाला है, क्योंकि बात आज दलितों की हो रही है, बात आज पीड़ित समाज की हो रही है, बात आज शोषित समाज की हो रही है, बात इनके खिलाफ पुलिसिया दमन की हो रही है।
अत्याचार की हो रही है, इसलिए दर्द बहुत लोगों को होगा। लेकिन कोई तो आगे आए और इस समाज की बात करे, इनके हक की आवाज बुलंद करे। इनके बच्चों को थाने में ले जाकर टार्चर करके मार डालने वालों पर 302 की एफआईआर क्यों नहीं हुई? वो गिरफ्तार क्यों नहीं किए गए? एसपी सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, बहुत लोगों को बुरी लगती है मेरी बात, पर मैं अपनी बात पर कायम हूं। हम एक कृषि प्रधान राज्य हैं, लेकिन हम एक जाति प्रधान राज्य हैं। जातियां मैटर करती हैं, और इन घटनाओं में भी यही हमारे समक्ष विद्यमान है। आप आज मान लीजिए, कल मान लीजिए, 1 साल बाद मान लीजिए, 10 साल बाद मान लीजिए, 100 साल बाद मानेंगे आप, आपकी पीढ़ियां मानेंगी ये बात। अगर इंसाफ है तो इंसाफ मिलना चाहिए, और इंसाफ मिलना चाहिए तो इंसाफ दिखना चाहिए। हर तरफ खामोशी। मुझे हैरानी है कि मायावती का कोई स्टेटमेंट नहीं है। मुझे हैरानी है कि दलितों के नाम पर छाती पीटने वाले, आंसू बहाने वाले खामोश हैं। एक गरीब का बच्चा मार दिया गया, पुलिस ने मार दिया, कोई बोलने को तैयार नहीं है। क्यों भाई? इस गरीब ने आपका क्या बिगाड़ा था? उसका कसूर था कि वो अपनी माँ का पे, आप गरीब बूढ़ी माँ को के इलाज के लिए रिक्शा चलाता था, उसका एक कसूर था। आप रोएंगे भी उनकी गरीबी देखकर, तो भी शायद पूरी जिंदगी रोकर भी आप पश्चाताप नहीं कर सकते हैं जो घटनाक्रम उनके साथ हुआ है रायबरेली में। पर हम एक ऐसा निष्ठुरता हमारे भीतर आ गई कि हम किसी की तकलीफ को अब तकलीफ नहीं समझते हैं। यह हमारी एक सामाजिक समस्या हो गई है। यह हमारे अंदर एक सामाजिक विकृति उत्पन्न हो गई है कि हम दूसरे के दुख से दुखी नहीं होते हैं, और यही है एक समाज को गिरावट के दौर से ले जाने वाली बात। सुनिए कुछ बयान बहनों भाइयों, आज खुली डिबेट होगी। खासकर दलितों, अति पिछड़े वर्गों, मुसलमानों व अपर कास्ट समाज में से मुख्य तौर पर ब्राह्मण समाज का तो अब हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण एवं उत्पीड़न आदि किया जा रहा है। दलित की हत्या हुई, प्रधान की हत्या हुई, जनप्रतिनिधि की हत्या हुई, रोज महिलाओं के ऊपर घटनाएं हो रही हैं। इस सरकार को अंकुश लगा पाने में पूरी तरह अक्षम साबित हो रही है। आज दलितों का मुद्दा उठाना अपराध है, ब्राह्मणों का मुद्दा उठाना अपराध है। ब्राह्मणों का और बहुजन समाज का मुद्दा उठाने पे बहुजन समाज पार्टी का विधायक, मायावती जी का विधायक, मायावती जी की पार्टी मुझे कीड़ा कहेगी। मायावती का यह बयान हम आपको पुराना बयान दिखा रहे हैं। रायबरेली की घटना पर मायावती का कोई स्टेटमेंट नहीं है, आगरा की घटना पर उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है। ये बात मैं स्पष्ट कर दूं, फिर डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में उमाशंकर पांडे, आर.के. चतुर्वेदी, आर.बी. रावत, वैभव महेश्वरी, अशोक पांडे, जूही सिंह, एम.एच. खान, डॉक्टर सूरज मंडल मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। थोड़ी देर में वीरेन जी भी मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत अशोक पांडे जी आपसे करना चाहता हूं। मेरा आपसे सीधा प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं पिछले दिनों पांडे जी प्रकाश में आई हैं जो चिंता प्रकट करती हैं और दिखाती हैं कि दलितों के खिलाफ जुल्म की घटनाएं बढ़ रही हैं। मैं ताज़ा उदाहरण रायबरेली का देता हूं, ताज़ा उदाहरण आगरा का देता हूं, ताज़ा उदाहरण आजमगढ़ का देता हूं, जहां बनारस आप बैठे हैं उसके ठीक बगल की घटना। आखिर ये अत्याचार क्यों? देखिए, आपको बता दें कि किसी भी जाति धर्म के आदमी के साथ अगर अन्याय होता है तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित खड़ी होती है। आपने देखा जो इस तरह की घटनाएं हुई है, तत्काल पर कार्रवाई हुई है, और ये जरूर है कि इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्य अगर हो रही है तो दुर्भाग्यजनक है, लेकिन हर कार्रवाई पर हर इस तरह की घटनाओं का खुलासा हुआ है, अपराधी गिरफ्तार हुआ है, और निश्चित तौर पे कठोरात्मक कार्रवाई हुई है। अपराध पे तो अंकुश लगाने के लिए हमने बड़े बड़े अपराधियों के पूरे एक जो उनका दायरा था उससे हमने कम करना शुरू कर दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। पांडे जी, आप बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, पर मैं अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूं, क्या रायबरेली के पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया? उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? निश्चित देखिए, तौर पे एक तौर तरीका होता है, मतलब पुलिस किसी को घर से उठा लाए मार दे, आप कह रहे तरीका होता है? भाई ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं कि पुलिस के लिए अलग कानून है।
अरे आईपीसी सीआरपीसी जो ब्रजेश मिश्रा पे लागू है वो उस गरीब बच्चे पर भी लागू है पांडे जी। घटना है तो हमने कार्रवाई तो ऐसी की है। मेरठ की घटना पर आईपीएस को सस्पेंड किया, सीओ को सस्पेंड किया। आप मुझे बताइए आपने लखीमपुर खीरी कांड पे क्या किया? आप मुझे बताइए कि आपने आजमगढ़ कांड में क्या किया? पांडे जी आप मुझे बताइए कि बस्ती कांड में क्या किया? पांडे जी मुझे बताइए कि आगरा कांड पे क्या किया? पांडे जी मुझे बताइए रायबरेली कांड पे आपने क्या किया? मैं पूछता हूं आपसे, बताइए मुझे। आपको बता दें कि हर चीज की एक प्रक्रिया है, जांच से गुजरना पड़ता है। जो भी दोषी होंगे कोई नहीं बचेगा। ऑलराइट, जूही सिंह समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, मेरे साथ मौजूद हैं। जूही सिंह जी, मैं देख रहा हूं समाजवादी पार्टी भी खामोश बैठी हुई है। एक दलित बच्चे को पुलिस अवैध तरीके से घर से उठा लाती है, 3 दिन अवैध हिरासत में रखती है, मार डालती है, और 302 का मुकदमा भी नहीं, और आप सब लोग शांत हैं। ब्रजेश जी, हम शांत नहीं बैठे हैं। सरकार से भी मांग कर चुके हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, बार बार सरकार तक बात भी पहुंचा रहे हैं। और जिन घटनाओं का आपने जिक्र किया, इसकी पृष्ठभूमि अगर हम लें तो जब बहुत सारे प्रवासी मजदूर भी आ रहे थे तो आपको याद है वाराणसी में एक मुसहर बस्ती में खाना नहीं मिला था, तो वहां के एक पत्रकार ने एक स्टोरी लिख दी थी, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उसको ही एफआईआर करवा दिया। दलितों के प्रति समाज पे जो हाशिए पे लोग खड़े हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके अधिकारों का हनन हम निरंतर कर रहे हैं, ये बात सही है। आप मुझे बताइए जूही जी, रायबरेली कांड पे 302 का मुकदमा क्यों नहीं लिखा जाना चाहिए? आप मुझे बताइए जूही जी, क्यों नहीं लिखा जाना चाहिए? ब्रजेश जी, बिल्कुल लिखा जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि दलितों के उत्पीड़न के मामले में उत्तर प्रदेश एनसीआरबी के अकॉर्डिंग भी नंबर 1 है। दलित महिलाओं के बलात्कार के मामले में भी हम नंबर 1 हैं। और पांडे जी प्लीज, पांडे जी अनुशासन। डिबेट के पहले राउंड में कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा। पहले राउंड में नो इंटरप्शन प्लीज। पांडे जी शक्ति रखें, बर्दाश्त करने की शक्ति रखें। पांडे जी, आप तो वो सरकारें हैं जो लाइसेंस किस जाति को इशू हो रहा है नहीं हो रहा है इसकी रिपोर्ट मांगते हैं। पंडितों को लाइसेंस मिला, इसकी जांच हो रही है। मैं भी हतप्रभ हूं इस बात से। सरकारी तरीका नहीं है। ऑलराइट मैम, मेरे साथ उमा शंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद है, रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आंख में पट्टी, कान में रुई, मुंह में टेप लगा है पांडे जी, कि आपकी पार्टी भी खामोश बैठी है। इतनी बड़ी घटना हो गई रायबरेली के भीतर। ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी कभी खामोश नहीं बैठती। जहां कहीं पीड़ा है, अन्याय है, वहां कांग्रेस पार्टी के नेता हर मुद्दे पर दिखाई दे रहे हैं। अभी आप सत्यमेव जयते की बात कर रहे थे, वहां हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू जी, पीएल पूनिया जी, नितिन राउत जी महाराष्ट्र से चल के वो वहां पर पहुंचे। जहां कहीं भी पीड़ा दिख रही है वहां कांग्रेस पार्टी और उनके नेता दिखाई लाइए, दिखाइए मुझे प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट, लाइए दिखाइए मुझे सोनिया गांधी का स्टेटमेंट कि लालगंज रायबरेली में एक दलित यूथ को थाने के भीतर टार्चर करके मार डाला गया। बताइए आपका डेलीगेशन कहां है? आप लोग कहां हो? ब्रजेश जी, किस बात के लिए आप लोग वोट मांगने आते हो अगर दलितों के खिलाफ जुल्म में खड़े नहीं हो तो? पूरे मीडिया को हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी की का स्टेटमेंट इशू हुआ है, मेरे पास है। बस स्टेटमेंट हो गया? नहीं, आज बड़ा एहसान किया, मैं आभारी हूँ आपका। नहीं, बहुत कृपा की आपने, स्थानीय नेता बहुत बड़ी कृपा की चुके हैं। चूंकि अजय लल्लू जी आज पहले से ही तय शेड्यूल के तहत वो बनारस में थे, आपने भी दिखाया। क्या सिर्फ एक ही नेता है आपके अजय लल्लू और कोई नहीं है? एक ही नेता वहां पर पहुंच गए और वो उनकी मदद कर रहे हैं। और अध्यक्ष जी भी आएंगे, वो वहीं जाएंगे, वो वहीं जाएंगे। आप आएंगे और देखिए, एक आदमी दिल्ली से आता है, सांसद संजय सिंह, और वो पहुंच जाता है बेटा गांव, आप नहीं पहुंचते हैं। देखिए ये आप इसको टाइमिंग का कहिए जो भी। अजय लल्लू जी पहले से चल के पहुंच जाता है बेटा गांव, और आप लखनऊ में बैठे हैं, आप नहीं जा सकते। संजय सिंह जी आजमगढ़ सत्यमेव जयते के यहाँ कहाँ गए? संजीत यादव के यहाँ कहाँ पहुंच गए? अच्छा, कंपटीशन चल रहा है। बात कंपटीशन की नहीं है। कांग्रेस पार्टी जहाँ अन्याय है के खिलाफ वहां पर कांग्रेस हो रही है, लगातार इतना अन्याय हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है, आखिर कठोर कार्रवाई से परहेज क्यों? देखिए, ये है। एक सेकंड, आपसे नहीं पूछा हूं, वैभव जी से पूछा। पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बनाने के बाद, वहां शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मॉडल स्थापित करने के बाद, उत्तर प्रदेश में इस उम्मीद से अपने पांव पसार रही थी कि यहां पर भी शिक्षा जी
बात देखकर तो रूह कांप जाती है। यहां तो सबसे बड़ी लड़ाई इस बात की है कि कौन किसको मारे दे रहा है, उसका उपनाम देखकर, उसका जाति नाम देखकर, उसको एक जाति दूसरी जाति के पीछे पड़ी हुई है। इसमें सरकार, प्रशासन, पुलिस सब मिलजुल के एक टीम बनाकर लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, जातियों के पीछे पड़े हैं, हत्याएं हो रही हैं, लोगों को घर में घुस घुस के मारा जा रहा है। और अभी जो जाति के नाम पर इन्होंने लाइसेंस चेक करवाने की बात कही है जी, तो ये जो पुलिस की मिली भगत से और पुलिस के करने से जो हत्या हुई है, इसमें आप लोग के ऊपर आरोप लग रहा है कि आप वहां रायबरेली में पहुंचकर पॉलिटिक्स कर रहे थे। सर, पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। अगर कोई पॉलिटिक्स इन जाति के आधार पर लोगों को मार रही है तो दूसरी पॉलिटिक्स को आना पड़ेगा इनको बचाने के लिए। लोगों को मूल मुद्दे की तरफ हम बात बाद में कर पाएंगे, पहले तो उनकी जान की सुरक्षा की गारंटी लेनी पड़ेगी। और जो सरकार भय मुक्त शासन की बात करके आई थी, वो तो भय को कायम करने में लगी हुई है। वो उनका मतलब रोल क्या है आज ये देखना पड़ेगा। लोग सरकार से बचें कि अपने कोरोना की बीमारी से बचें, बेरोजगारी से बचें। ओके वैभव जी, ऑल राइट। मैं डॉक्टर सूरज मंडल मुझे ज्वाइन कर चुके हैं दिल्ली स्टूडियो से, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सूरज। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों आप देख रहे होंगे तो दलितों के खिलाफ अत्याचार, जुल्म और अपराध की कई बड़ी घटनाएं प्रकाश में आई हैं। ताज़ा मामला रायबरेली का वो बड़ा स्तब्ध करता है, बड़ा डराता है, बड़ा खौफ में डालता है। आगरा में ट्रिपल मर्डर हो गया जाटव समाज के 3 लोगों का, ये भी आपने घटना सुनी होगी। ये मुझे बड़ी विचलित करती हैं, पर मैं देखता हूं कि इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता। कारण क्या है? देखिए, जब से ये सरकार आई है, जो वर्तमान सरकार है, अगर कानून व्यवस्था की स्थिति देखी जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था धाराशाही हो गई है। दलितों पर तो जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। और आप यकीन मानिए कि ये जो कोरोना वगैरह शुरू हुआ था, उसके पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर अधिक विरोध हो रहा था उत्तर प्रदेश में होने वाले हत्याओं पर, और उत्तर प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दल इस पर चुप्पी साधे हुए थे। ये बात पूरी तरह आश्चर्यजनक थी। और चूंकि हम लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो हम यह भी देख रहे थे कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बराबर इन दलितों की हत्याएं या जो हमारी बच्चियां हैं जिनका रेप करके जिनको मर्डर किया जा रहा है लगातार, और उसमें से विशेषतर ऐसे तबके से जो गरीब हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े समाज से हैं, उनकी आवाज को न मीडिया उठा रही थी न वहां के प्रमुख राजनीतिक दल। तो ये बात मेरे समझ में आती है कि इसमें 2-3 बातें बहुत अहम है। पहली बात यह अहम है कि जाति देखकर प्रताड़ना हो रही है, हत्याएं हो रही हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें पुलिस प्रशासन जो है न सिर्फ मूक दर्शक है, बल्कि कई जगह पुलिस और प्रशासन जो है वो हत्यारों का साथ दे रही है। और तीसरी बात है कि लोग अपनी बात अपने अपने तरीके से कई जगह उठा रहे हैं, राजनीतिक दल के माध्यम से नहीं, वो अपने अपने स्तर पर उठा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला खामोशी के पीछे के कारण आप क्या समझते हैं डॉक्टर सूरज मंडल? असंवेदनशील सरकार और उसकी जो कार्यशैली है उसको एक तरह से लोगों के सामने रखती है। ब्रजेश जी बताएं। मायावती की कार्यशैली को आप किस रूप से देखते हैं? जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी आपसे पूछ रहा हूं। जी, मायावती जी जब शासन में थी तो कम से कम कानून व्यवस्था इससे बेहतर था, ये तो हम सब मानते हैं जी। और मैं समझता हूं कि जो मायावती जी आज जिस स्थिति में है, मंडल जी मेरा कि सवाल जब वो घुमा दिए। टिप्पणी भी नहीं कर रही है, स्टेटमेंट भी नहीं दे रही हैं, तो एक तरह से दलितों की बात उठाने वाला कोई राजनीतिक दल नहीं बचा है। ऑलराइट, आरबी रावत साहब, मैंने क्या गलत सवाल पूछे? क्या मैंने क्या गलत मुद्दा उठाया? क्या मैंने क्या, अगर दलितों के साथ नाइंसाफी हो रही तो मैं गलत बोल रहा हूं क्या? मैं बहुत बधाई दूं, धन्यवाद दूं आपको कि आपने आज इशू बनाया, क्योंकि दलित मुद्दा ही नहीं है, कभी ना मीडिया ने बनाया और ना समाज में। समाज में बहुत जातियां हैं, अब तो हालांकि कई जातियों पे अत्याचार के मामले उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। करीब करीब 1/4 आबादी जो कभी ना वोट बैंक की राजनीति की मुद्दा बन पाया और ना ही कभी मेन स्ट्रीम में मुद्दा बन पाया। आप देखिए कि इसका उत्पीड़न 70 साल हो रहे हैं, संविधान लागू हुए और उत्पीड़न चला ही आ रहा है। और नान दलित को सोचना होगा कि ये भी समाज का एक अंग है और इसको साथ लेके चलना पड़ेगा। संविधान में जो प्रावधान इसीलिए जैसे महिलाओं को भी किए गए हैं और वैसे दलितों को भी किए गए हैं,
तो इनको देखना होगा कि कैसे। समाज में ढोंग ज्यादा होता है रावत जी, कोई समाज एक नहीं है, सबको जातियों में बांट के देखा जाता है। जी, ये एक सामाजिक सच्चाई है। आप भले मंगल ग्रह तक पहुंच गए हो, लेकिन अभी आप अपने समाज की इस सच्चाई को से रूबरू होइए कि आप एक बटा हुआ समाज है। इसको बीजेपी ने भुनाया भी, बांटा भी, नान जाटो दलित। क्यों? जिनको दलितों ने सिर माथे पे बिठाया, जिनको सत्ता दी, उन्होंने क्या कर दिया? आज क्या तो हो रहा है आपके बच्चों के साथ, बेटियों के साथ? क्या कर लिया आपने? नहीं, यही समाज को समझना है, आपने पूछना चाहिए ना उनसे। यही समाज समझना, यही सवाल ही है योगी सरकार से कि जो रामराज की बात कर रहे हैं, जो नान जाटों को समझाया गया है कि आपका हक संपन्न जातियों ने या सत्ता में जो रही उन्होंने छीना है, वो आज क्या हो रहा है? बताइए एमएच खान साहब, क्या मैंने गलत सवाल पूछा? अगर रायबरेली में एक यूथ के साथ इस तरह की घटना दलित यूथ के साथ होती है, आगरा में 3 जाटो समाज के लोगों का कत्ल कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, आजमगढ़ में गोली मार दी जाती है, बस्ती में महिला प्रधान को गोली मार दी जाती है, क्या मैंने गलत सवाल पूछा कि 302 का मुकदमा रायबरेली पुलिस पर होना चाहिए? क्या मैंने गलत पूछा एमएच खान साहब? नहीं ब्रिजेश जी, मैं तो आपको बधाई देता हूं कि आप कई दिनों से लगातार, चाहे किसान हो, चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड क्लास का हो, चाहे अपर कास्ट का हो, जिस पे जुल्म होता है, एक ऐसा चैनल भारत समाचार चैनल है और ब्रिजेश मिश्रा एक ऐसे एंकर हैं जो बराबर इसकी आवाज बनके उठा रहे हैं और जनता पार्टी के कान पे जू तक नहीं रह रही है। आज सवाल जो आपने किया है, ये जो रायबरेली का सवाल जो आपने उठाया है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि उस रिक्शे वाले की गलती क्या थी। आखिर वो सिर्फ रिक्शा चला रहा था, उसको किस आधार पर पुलिस ले गई और टार्चर करके उसको मार डाला। और ये रायबरेली यहाँ से कितना दूर है? यहाँ मुख्यमंत्री बैठे हैं, यहाँ गृह मंत्री बैठे हैं, यहाँ डीजीपी बैठे हैं, यहाँ कमिश्नर बैठे हैं, किसी के कान में जू नहीं रेंग रही है। सारी चीजों का अगर लेखा जोखा आप देखिए तो पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। पुलिस आप वही मैं कह रहा था, वीरेंद्र सिंह जी कह रहे थे कल परसों में कि पुलिस का काम रेवेन्यू वाला काम हो गया है, पैसा वसूलने का काम हो गया है, पैसा वसूल के पीठ थपथपाने वाला काम हो गया है। तो रेवेन्यू का काम ये पुलिस का नहीं है, इसको कानून व्यवस्था मैं ये जानना चाहता हूं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एसपी को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? 302 का मुकदमा क्यों नहीं लिखा जा रहा? बिल्कुल 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 सही बात है, क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई हुई? अब मैं तो यही कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री आवास यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, यहाँ से कुछ मिलाकर 40 किलोमीटर का फासला है। उमा शंकर बता रहे हैं हमारे नेता तो अभी बिजी हैं, जाएंगे आराम से। अरे भाई सांसद हैं आपकी जी, हमारे नेता ही वहां पहुंचे हैं, संजय सिंह के बाद में पहुंचे, हमारे लीडर्स वहां पहले ही पहुंच गए। ऑलराइट, मेरे साथ आरके चतुर्वेदी साहब हैं। मैं तो सिर्फ आपको श्रेय देना चाहता हूं कि आपने हर मुद्दे को, ज्वलंत मुद्दे को आपने उठाया है। गरीब शोषित और वंचित के साथ हम खड़े हैं, हर गरीब शोषित वंचित के साथ खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। हम अंत्योदय में विश्वास रखते हैं, हिम्मत नहीं थी। ऑलराइट, लखनऊ के फार्मर रिटायर्ड आईजी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनके पास चलता हूं, आरके चतुर्वेदी साहब के पास। चतुर्वेदी जी, किसी भी सभ्य समाज में कस्टोडियल डेथ स्वीकार नहीं की जा सकती है, ये एक असभ्य, बर्बर, पाशविक कृत्य है जो भी करे ये। इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं और वैसे नियम क्या है? किसी को आप कस्टडी में लाते हैं तो क्या करते हैं? क्या मार डालते हैं? देखिए ब्रिजेश जी, इस संबंध में नियम भी कानून भी बड़े स्पष्ट हैं कि किसी को पूछताछ कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अगर ले भी आते हैं तो बाकायदा उसका जीडी में आमद होनी चाहिए, उसकी जो उसे ले आता है और उस थाने का जो प्रभारी होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, वो एक तरह से उसकी कस्टडी में होता है, और जो व्यक्ति कस्टडी में है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कस्टोडियन की है। तो अगर इस तरह की चीज़ हुई है तो ये बहुत गलत है। कारण इसका मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, मैं लगातार बात करता रहा हूँ, सुपरविजन का अभाव है। थाना पुलिस सिस्टम का कटिंग एज है जो पब्लिक के सीधे संपर्क में होता है, और उसके सुपरविजन की जो व्यवस्था होनी चाहिए उसमें कहीं न कहीं हम लैग कर रहे हैं। कस्टोडियल डेथ और इस तरह की समस्याओं को लेकर के एक पहले निर्णय हुआ था कि हर पुलिस स्टेशन में कम से कम 2 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसका कंट्रोल एसपी के ऑफिस में होगा और ज़रूरत पड़ने पर रेंज और जोन के ऑफिसर्स में भी उसको कनेक्ट किया जाएगा लेटर स्टेज में, ताकि अगर थाने में कोई लाया जा रहा है, रखा जा रहा है, पूछताछ की जा रही है तो कहीं भी कोई अधिकारी उसको सुपरवाइज कर सके। मैं उदाहरण दूंगा आपको, कानपुर में ये व्यवस्था ट्रायल के तौर पर शुरू की गई थी। अजय मिश्रावाद SSP और एक पर्टिकुलर थाने में एक फरियादी को ज़मीन पर बैठा के दरोगा जी पैर से उसको मार रहे थे, SSP ने अपने कैमरे पर देखा और वहीं से सस्पेंशन ऑर्डर इशू किया।
तो ये व्यवस्थाएं हमेशा होती रही। अब दिक्कत क्या होती है कि उनका अनुपालन हो रहा है या कि नहीं, ये देखने की जरूरत होती है। और ये ऐसे मामलों में किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? अगर कस्टोडियल डेथ है, टार्चर से वो मरा है, तो क्या कार्रवाई होनी? मुझे जो लगता है, अब जो विलम्ब लगता है कि एज ए पुलिस ऑफिसर मैं आपसे कहूंगा कि संभवतः उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही होगी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, और अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पुष्टि होती है तो 100% इसमें मुकदमा मर्डर का कायम होना चाहिए, और SC/ST एंड मर्डर एक्ट दोनों का कायम होना भाई आप मुझे बताइए, किसी व्यक्ति को अवैध कस्टडी में आप रखते हैं, ये कानूनन जुर्म है, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। दूसरा, आप थाने में उसे टार्चर करते हैं, ये और बड़ी फिर मर कार्रवाई। जाता है वो, बिल्कुल वो तो प्रशासन के और पुलिस के अंडर में है। पोस्टमार्टम में जो चाहे करा लीजिए, जो चाहे लिखवा लीजिए, देखिए ब्रिजेश, जो चाहे आ जाए, कौन इसको जवाबदेही है? ये विधिक समस्या है, इसको थाना और एक गरीब मर गया है चतुर्वेदी जी, कोई बोलने को तैयार नहीं। आप ये उम्मीद करते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या आएगी? नहीं, हत्या तो नहीं आएगी, लेकिन उसे चोटें आएंगी, कम से कम मोटिव तो प्रूव होगा। हाँ, तो मुझे लगता है मोटिव प्रूव हो रहा है। रायबरेली पुलिस सेटिंग कर रही है उनकी फैमिली और रिश्तेदारों से कि कुछ पैसे देके, लेन देन करके, ब्लड मनी देके मामले को सुलझा लिया जाए। नहीं तो अगर ऐसा है तो ये खाली रायबरेली पुलिस को ही क्यों, बाकी हापुड़ की घटना आपके समक्ष है। सुपरवाइजरी हापुड़ की घटना में क्या हुआ? देखना चाहिए, उसमें भी यही हुआ, 25 लाख में ब्लड मनी देके सौदा कर लिया गया। हाँ, तो ये गलत हुआ। मैंने पहले कहा कि सुपरवाइजरी लेवल पर हमारी लैकिंग है। कायदे से अब तक वरिष्ठ अधिकारियों को वहां मौके पे पहुंच करके टेक ओवर कर लेना चाहिए। रायबरेली पुलिस और थाने की पुलिस के हाथ में। बताइए भाई अशोक पांडे जी, इस मामले में क्या कार्रवाई हो रही है? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। देखिए, निश्चित तौर पे आपको बता दें कि इस मामले की गंभीरता से जांच हो रही है, और जो भी दोषी होंगे वो बचने नहीं पाएंगे, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं जी। तो कोई अब तक इंक्वायरी क्यों नहीं ऑर्डर हुई पांडे जी? निश्चित तौर पे इंक्वायरी शुरू हो गई। ओके, उमाशंकर पांडे जी, क्या ये सोनिया गांधी का क्षेत्र है? जी, एक संवेदना भी नहीं है आप लोग के पास? नहीं, बिल्कुल संवेदना है। मैंने आपको बताया ब्रजेश जी कि माननीय अध्यक्ष जी का बयान आया और वो वहां पर पहुंचेंगे भी। भाई वो अरे चुप रहिए, ये कौन है? चुप रहिए, अशोक पांडे हैं बीजेपी। अरे चुप रहिए, झूठ पार्टी, अरे झूठ पार्टी, चुप रहिए। ये बोलने दीजिए, क्या चिल्ला रहे हैं आप? पार्टी के शहर, ये क्या चिल्ला रहे हैं आप? सबसे ज्यादा दलितों की हत्या उत्तर प्रदेश में है, और एक नहीं 19 तरीके के अपराध में राष्ट्रीय दर से ज्यादा है। ओके, ओके, वीरेंद्र जी आ गए, दोनों लोग शांत हो गए। दलितों की कृपया शांत रहिए। बलात्कार, वीरेंद्र जी की एंट्री हो चुकी है। एक सेकंड, गुजरात टॉप पे है। अरे रुकिए भाई, तसल्ली, के साथ सबकी आवाज बंद, आपकी कोई आवाज नहीं। आपको पता है ये बात? ओके, शांत, ऑलराइट, ओके, चुप हो जाइए, कृपया चुप हो जाइए। बीरेन जी आ गए। भाई बीरेन जी, रायबरेली की घटना हो, आगरा की हो, आजमगढ़ की हो, बड़ा विचलित करती है कि दलित भाइयों के साथ ये हो क्या रहा है, दलित बहनों के साथ ये हो क्या रहा है। हमारे दलित भाई बहन मारे जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर हमेशा एक मुद्दा रहा है और रहेगा, चाहे मुलायम सिंह की सरकार हो, मायावती की हो, अखिलेश की हो या योगी की सरकार हो। कोई सरकार अपराध पूरी तरह से न रोक पाई है, न रोक सकती है। कोशिश ईमानदारी से होनी चाहिए जी, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिलों के एसपी पर है और थाना अध्यक्षों पर, जो पैसा बनाने में और जनता को लूटने में व्यस्त हो जाते हैं, वहां अपराध बेकाबू हो जाता है। बीजेपी सरकार ने ही तो SC/ST कानून बनाया कि बिना जांच की गिरफ्तारी करो, और SC/ST के लोग मारे जा रहे हैं और उनके आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ये रिक्शा वाले को क्यों पकड़ती है पुलिस? आप जानते हैं, ये पुलिस नाकाम हो जाती है। जब निकम्मी हो जाती है तो हत्या जैसे गंभीर मामलों में रिक्शा वालों को पकड़ कर फर्जी रूप से उनको इन्वॉल्व दिखाया जाता है और उनको जेल भेजा जाता है। इस तरह से पुलिस उत्तर प्रदेश में कई मामले कर चुकी है। गरीबों को राजनीतिक दबाव में सरकार को दिखाने के लिए हमने क्राइम खोल दिया, हमने हत्यारा पकड़ लिया, रिक्शा वाले शेम, 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 उनको पकड़ के जेल शेम भेज होनी, दिया जाता है। मतलब शर्मनाक बात है ये थानेदार अपनी नौकरी बचाने के लिए तमाम सबको वोट चाहिए दलितों का, लेकिन दलितों के लिए कोई आवाज नहीं उठाएंगे। बोलिए बीरेन जी, आप बोलिए। देखिए, बीजेपी सरकार में सोनभद्र के उम्भा में सबसे बड़ा नरसंहार हुआ, 10 लोग मारे गए।
क्राइम बड़े बड़े हो रहे हैं। आगरा में आज 3 मरे। अभी समाजवादी पार्टी ने आज प्रदर्शन किया है, पुलिस ने इतना पीटा है कि शायद एक युवक की जान चली जाए, वो गंभीर है, महेश। ये पुलिस क्या बीजेपी की पुलिस है कि अखिलेश यादव की निजी पुलिस है या मायावती की निजी पुलिस है? ये अफसर सब मलाई काटने के लिए आते हैं और सरकार में नंबर बढ़ाने के लिए पुलिस वाले विपक्षी दलों को पीटते हैं। इतनी बेरहमी से मत पीटो कि आंदोलन करने वाले लोग मर जाएं। ये कोई अंग्रेजों का युग नहीं है, जालिम युग नहीं है। लेकिन सरकार को खाली ये दिखाना रहता है कि हमारे नंबर बढ़े रहें, हमने आपके खिलाफ बोलने वालों को सर फोड़ दिए। ये अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात कहने का मौका दिया जाना चाहिए। अगर कोई परीक्षा का विरोध कर रहा है तो शांतिपूर्वक कर रहा है, करे, नहीं तो पैर पे मारो, कमर पे मारो लाठी, सर पे लाठी मारोगे। बिकरू कांड हुआ, 8 पुलिसकर्मी मारे गए इसी सरकार में। कई सारे और मामले हैं, अब रायबरेली का मामला है। बताइए, टार्चर करके मार दिया, मतलब ये कोई इंसानियत है? हम ये एक्सपेक्ट करते हैं आज इस प्रदेश में आज के दौर में सरकार या कोई एक व्यवस्था सब ठीक कर सकती है, लेकिन बीजेपी की सरकार को ये कहा गया कि ये राम राज है, राम युग है, बहुत सारी चीजें बदलेंगी, अपराधी जेल में होगा, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अपराध बढ़ रहे हैं। ये जरूर है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और तमाम सारी चीजों पर भी हुई। लेकिन एक साहित्यकार ने लिखा है जी कि हे राम, कहाँ यह समय, कहाँ तुम्हारा त्रेता युग, और कहाँ तुम मर्यादा पुरुषोत्तम, और कहाँ ये नेता युग जो खाली बस बातें करके निकल जाए। जी हमारे देश में कहा जाता है कि संविधान या कानून थोड़ा लचीला है, जिसका फायदा मिलता है अपराधियों को। लेकिन अमेरिका में देखिए, एक व्यक्ति ने पुलिस पर पत्थरबाजी की थी तो पुलिस ने उसे गोली मार दी। कहते हैं कि कानून की सख्ती से ही देश को बचाया जा सकता है, अन्यथा वोट बैंक की लालच में ये देश बर्बाद होता जा रहा है और आगे और बर्बाद होगा। जी बीरेन जी, अभी हमारे पड़ोस में एक देश है बांग्लादेश, वहां पर उसने कह दिया है कि जो व्यक्ति जेल गया हुआ है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो यही योग्यता है कि अगर जेल जाओ तभी चुनाव लड़ो, तभी आपका महत्व है। तो हम बांग्लादेश से भी नहीं सीख पा रहे हैं। और क्राइम कंट्रोल जादू की छड़ी से नहीं होगा, अफसरों को ईमानदार होना पड़ेगा, पुलिस वालों को और ईमानदार बनाना पड़ेगा, तभी क्राइम कंट्रोल हो सकता है। जी चलिए ब्रजेश जी, 4 लाइन कहूँगा। दलितों के लिए, बेटियों के लिए, समाज में होते अपराध के लिए तमाम सारी चीजें हैं। लूले लंगड़े खड़े हो गए और ना जाने ये देश कब खड़ा होगा, और अंधा बोलकर हंस रहे हैं सब, ना जाने कानून कब बड़ा होगा। और भर गया घड़ा अच्छाई का, पाप का घड़ा न जाने कितना बड़ा होगा। और लुट गई बेटी की आबरू, पर वो मुंह छिपाए कहीं खड़ा होगा। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जूही सिंह जी की तरफ रुख करता हूँ। जूही सिंह जी, आजमगढ़ की एक घटना का मैं आपसे जिक्र करूँ। एक ग्राम प्रधान थे दलित समाज से, उनका नाम था सत्यमेव जयते। आपको पता है कि स्वतंत्रता दिवस के ठीक पूर्व एक दिन पहले उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्योंकि उन्होंने ऊंची जाति के बाबू साहब को प्रणाम नहीं किया था। इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं हमारे समाज में? जी ब्रजेश जी, बहुत दुखद है और शर्मसार करने वाली घटना थी वो। आज भी आप देखें, सरोजनी नगर में कुछ दलित महिलाएं घूम रही हैं, उनकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। हम उस तबके को अधिकार कहने को देते हैं, लेकिन उनके अधिकार हमसे अधिक हैं। एफआईआर लिखी नहीं जाती है। सबसे ज्यादा
फाइनल रिपोर्ट दलित और SC/ST एक्ट के अगेंस्ट जो भी FIR लिखी जाती है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लिखी जा रही है। आप मुकदमे क्लोज कर रहे हैं, आपके कन्विक्शन रेट है नहीं, आप चार्जशीट फाइल नहीं करते हैं। रायबरेली की घटना में क्यों इतना विलंब है? कौन से पोस्टमार्टम रिपोर्ट की इंतजार हो रही है या कौन सी इंक्वायरी सेट हो रही है? लखीमपुर की बात आपने की, एक बच्ची जो कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के निकली थी, उसका बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। भदोई में मैडम, मेरा खुला आरोप है कि रायबरेली के DM और रायबरेली के SP पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मैनेज कर रहे हैं और जिसकी मृत्यु हुई है उसके रिश्तेदारों के थ्रू पैसे देकर मामले को रफा दफा करने की साजिश रच रहे हैं। जबरदस्ती एक तरफा उस पीड़ित उनकी उस युवक की लाश को जला दिया गया जिसकी हत्या की गई, उसका अंतिम संस्कार जबरदस्ती कर दिया गया। ये बिना इतने बड़े सरकारी हस्तक्षेप के इतनी बड़ी एविडेंस खत्म हो गया। अब कौन सा कोई जांच नहीं हो सकती, एविडेंस ही खत्म, डेड बॉडी खत्म, अब किस चीज की जांच करोगे? ब्रिजेश जी, आपने जो साक्ष्य रखे हैं, जो वहां पर लोगों ने देखा है, सुना है, वो साक्ष्य काफी है और केवल सस्पेंशन। आप मुझे बताइए वैभव महेश्वरी जी, इस तरह के मामलों में क्या इंक्वायरी होनी चाहिए, किस प्रकार की जांच होनी चाहिए? वैभव जी, ब्रिजेश जी, बहुत ही आपने सीधा सपाट तरीके से बोल के दिखा दिया, वरना तो ये सरकार ऐसी है कि मीडिया और पत्रकारों को भी नहीं बख्शती। सच बोलने की सजा अरे छाती ठोक के ब्रजेश मिश्रा बोलते हैं। आप यही कह रहा हूं कि आपने जितना साफ बोल दिया कि और SP और ये खुला सच है। बस फर्क ये है कि मुंह के जबान पर आता नहीं, इतना भय इन्होंने कायम कर दिया है। ये उस पार्टी के कारनामे है जिस पार्टी के मुखिया जो है चुनाव के पहले दलितों के पैर धोते हैं, बाकायदा वहां 8-8 कैमरा लगवा के वीडियो जारी करते हैं, फोटो जारी होता है, दिखाया जाता है कितनी ज्यादा संवेदना इनके मन में है। चुनाव के मंचों से ये बोलते हैं कि दलित भाइयों को मत मारो पीटो, चाहो तो मुझ पर जुल्म कर लो। अरे 500 सिक्योरिटी गार्ड लेकर आप चल रहे हैं और एक दलित रिक्शा वाले को उठाकर पुलिस थाने में मार देती है। और सीधा बात है कि आप आखिर सरकार आपकी कहना और कथनी में कितना ज्यादा फर्क है आपके। आप जातियां ढूंढ ढूंढ के मार रहे हो, आप सामंतवादी रवैया जो है अपना बढ़ाते चले जा रहे हो। कानून है कहां पर? जी, और डॉक्टर सूरज मंडल जी, आप मुझे बताइए कि इस तरह के मामलों में किस प्रकार की कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये तो तय है कि दलितों के साथ अगर घटना होती है तो उतनी प्रॉम्प्टनेस के साथ कार्रवाई नहीं होती। जी ब्रजेश जी, पहले तो मैं एक लाइन पहले बताना चाहूंगा। आपने पूछा था कि मैंने ये सवाल पूछकर गलती की क्या। मैं ये आपको एक तो बधाई देता हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसे सवाल जो बराबर उठने चाहिए वो नहीं उठते हैं, आपने उठाया। और जहां तक प्रॉम्प्टनेस ऑफ एक्शन की बात है, ये बात निहित है कि जो भी इस जो राज्य के मुखिया होंगे उनकी जो अक्षमता है वो दिख रही है यहाँ। क्योंकि ये प्रॉम्प्टनेस अगर दिख सकता है कि एक गाड़ी पलट सकती है, वहां पर वो प्रॉम्प्टनेस दिखा सकते हैं, तो बराबर जो दलितों के प्रति इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है और खास तौर से बेटियों के साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, उस पर वो क्यों नहीं प्रॉम्प्ट रहते हैं? ये कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिकता है वो झलकती है। क्योंकि ये बात पूरे देश में मैं समझता हूं लोग समझ गए हैं कि उत्तर प्रदेश में जो शासन है वो इस तरह से जातिवाद से पीड़ित है कि जो आज जंगल राज और पिशाच राज से भी आगे पहुंच गया है। और प्रॉम्प्टनेस की बात छोड़िए, कानून व्यवस्था को सही ढंग से उसको इंटरप्रेट करके उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो पा रहा है। तो प्रॉम्प्टनेस तो आती है जब आप कानून को समझेंगे और कानून के दायरे में हर बात करेंगे। यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कुछ पार्टीज हैं कभी कभी, और मैं माननीय सांसद हैं संजय सिंह जी, अगर वो गए तो बधाई के पात्र हैं। क्यों नहीं जो उस राज्य के दावेदार हैं, जो विपक्ष में अपने आप को आज मान रहे हैं, क्यों नहीं उठ के खड़े होते हैं जब दलितों पर अत्याचार होता है, जब पिछड़ों या किसी पर जाति देखकर गोलियां चलाई जाती हैं, जब उनकी एनकाउंटर्स होते हैं, फर्जी एनकाउंटर्स होते हैं, और जब पुलिस किसी आपको मंडल जी उनसे भी पूछना चाहिए जो दलित समाज की रहनुमाई के नाम पर जिन्होंने सत्ता का शिखर छुआ, उनसे भी सवाल पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल, उन्हीं से हम सवाल आपके साथ साथ हम भी कर रहे हैं। और ये बात ब्रजेश जी, मैं आपको बताऊं कि आपके चैनल के साथ साथ पूरे सोशल मीडिया पर ये सवाल उठ रहे हैं कि जो अपने आप को
कहते हैं कि हम इस मंडल जी, दलित जो हमारे आज भाई है, हमारे हमारे कलेजे किसी के एक, टुकड़े हैं, हमारा उनका वक्ता एक ने खून कहा, है, वोट बैंक की एक राजनीति। मिट्टी में आज तो पले वोट बड़े बैंक हैं, की एक हवा में हमारी राजनीति उनकी सांस है, हम वो बिल्कुल अलग नहीं है, हम एक हैं। बताइए रावत जी, कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। सोशल इंजीनियरिंग बहन जी की जो बात कर रहे हैं या उनसे सवाल की बात जो आप कर रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कम से कम ऐसे केस नहीं हुए सब। अगर कुछ होते भी थे घटनाएं तो 70 साल से हो रही हैं, तो हरकत में आती थे। आज सरकार प्रशासन हरकत में ही नहीं आ रहा है, दलित को कुछ समझा ही नहीं जा रहा है। और ये जो उत्तर प्रदेश सरकार है, ये योगी जी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा गया था, ये मोदी जी ने इनको थोपा है और मोदी जी के विश्वास से दलित उनके साथ गया था और निश्चित रूप से दलित इसको आगे चुनाव अभी दलित समाज के भीतर क्या चर्चा है? चर्चा है कि सरकार सुन ही नहीं रही है, वो डर है, एक भय है। कम से कम दूसरी सरकार होती थी तो ये डर था कि वोट बैंक या लोग खड़े होंगे। आज कोई राजनीतिक पार्टी खड़ी ही नहीं हो रही है दलितों के मुद्दे पे। आप देखिए, बहुत सही बात आपने कही रावत भाई, मैं भी यही महसूस कर रहा हूं कि आखिर क्या हो गया है। वो समाज 90 का दशक मुझे याद है, और ये लेके ये 2012 तक जी, एक भी दलितों के खिलाफ अत्याचार होता था, उठ खड़े होते थे लोग खड़े होते थे। आज वो लोग कहाँ चले गए, कहाँ गुम हो गए? जी, क्योंकि ये भय, ये और दलित इसको बहुत ही, और ऐसा नहीं कि वो है नहीं समाज में वो नेता मौजूद हैं, पर मुंह में टेप, आंख में पट्टी, कान में रुई। हम चिल्ला रहे हैं तो सुनने को तैयार नहीं, ऊपर से हमारी आलोचना कि तुम बहुत बोलते हो। क्योंकि राजनीति का डिबेट बदल गया और हमको लगता है कि बहन जी ने जो सोशल इंजीनियरिंग शुरू की थी 2007 में, और उसमें देखा गया है कि काफ़ी कम हुआ था क्राइम या दलितों के साथ, वो फिर दोबारा बढ़ रहा है। नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य है कि मायावती जी को बोलना तो चाहिए, आप बोलिए तो सही, स्पीक अप, बोलिए। मुझे लगता है बोलो, आप कांग्रेस को देख लीजिए कि रायबरेली में करीब 28% दलित है और एक राष्ट्रीय पार्टी, सिर्फ एक सांसद है उत्तर प्रदेश में 80 में, और वो दलितों की वजह से है, वहां से भी कोई रिएक्शन नहीं आता। कोई रिएक्शन नहीं। बताइए मुझे एमएच खान साहब, मैं कह रहा हूं, मैं राष्ट्रीय उमाशंकर भाई रुक जाओ, जानकारी नहीं है, रुक जाइए। जबकि लगातार स्टेटमेंट आप 50 साल आपने सत्ता में रहे, तो दलितों की बदौलत कुंभा के मामले में सोनभद्र में कौन गया वहां पे प्रियंका जी को छोड़कर? सत्यमेव जयते के मामले में कौन गया वहां पर? सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोग दिखाई दिए और कोई वहां पे दिखाई दिया? मामले में कौन गया? बीजेपी के मामले में कौन गया? कांग्रेस पार्टी जहां कहीं भी अत्याचार हो रहा है और किसी भी जाति और धर्म के साथ कांग्रेस पार्टी पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कुंभा के मामले में प्रियंका गांधी जी जाकर बैठ गई। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको चुनाव जीतने में बंद कर दिया। कौन राजनीतिक पार्टी आई? प्रियंका गांधी जी के अलावा कौन आया? अजय कुमार लल्लू जी के अलावा कौन आया? सत्यमेव जयते के मामले में आजमगढ़ कौन आया? सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोग दिखाई दे रहे हैं। संजीत यादव के मामले में किसकी गिरफ्तारी हुई? किसको रोका गया? अजय कुमार लल्लू को रोका गया। और कोई राजनीतिक पार्टी कहीं दिखाई दे रही है? तो आप बीजेपी से पूछो ना, आप सफाई क्यों दे रहे हो? आप बीजेपी से सवाल करो, आप रूलिंग पार्टी से सवाल करो, आप सफाई क्यों दे रहे हो? कांग्रेस पार्टी आप खुद ही विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो। अभी मीडिया के अखबारों में और चैनलों में भी दिखाई दे रहा है। जिसको जानकारी नहीं है वो मीडिया से प्लीज संपर्क ऑलराइट। एमएच खान साहब, आज भी बताइए, क्या मैंने गलत सवाल पूछा क्या? आज भी बताइए, हत्या का मुकदमा हो कि नहीं हो? बताइए, दलितों की आवाज क्यों बनता है? बोलिए। राष्ट्रीय अध्यक्षा की लोकसभा की बात है, एमएच खान केवल बोलेंगे, ये राष्ट्रीय अध्यक्षा की सबकी आवाज बंद, उनको भी कंसर्न, इनकी आवाज बंद की जाए। पहले भी कहा था ब्रजेश जी कि पूरे हिंदुस्तान में अकेले आप लोग की आवाज नहीं जा रही, केवल खान साहब की जा रही है, बोलिए। हर मुद्दे को बड़ी बखूबी तरीके से उठाता है। अभी देखिए, कोई आईपीएस साहब बैठे हैं, उनकी बात पे मुझे हंसी आ रही है। अगर मैं किसी रिक्शे वाले को बुला करके अपने घर पे मार दूं तो क्या पुलिस वाले पोस्टमार्टम का इंतजार करेंगे? अरे थाने में लाके मारा है, पहले पूरे थाने को सस्पेंड करो, एसपी को सस्पेंड करो, डीएम को सस्पेंड करो। कौन सी कानून की बात बता रहे हैं? अब क्यों डर रहे हैं? अब तो नौकरी में नहीं है आईपीएस साहब, अब क्यों डर रहे हैं? आप खुली बात करिए ना। आप क्यों कह रहे हैं कि उनको अभी इंतजार है पोस्टमार्टम का? पोस्टमार्टम का तो ब्रजेश मिश्रा जी सीना ठोक के कह रहे हैं कि ये मैनेज किया जा रहा है। अगर मैनेज हो गया तो फिर क्या करेंगे आप? साफ साफ दिख रहा है, उसको दलित समाज के आदमी को बुला के मारा गया। पूरे थाने को सस्पेंड करना चाहिए। गिरफ्तारी के लिए इतनी वजह काफी है कि वो पुलिस उनको उठाकर लाई और उसके बाद थाने से उसकी लाश निकली। आपके ऊपर जी, मुझे बताइए कि वो दलित आवाजें कहां गई जो क्रांति की बात करते थे 2012 तक, 90 के दशक से 2012 तक
जो दलित वॉइसेस एक्टिव थी, आज वो कहां चली गई है? वो आवाजें क्यों गुम है? क्यों मुंह में टेप लगा हुआ है? आंख में पट्टी क्यों चढ़ी हुई है? खान साहब, आप मुझे जवाब दीजिए। हाँ जी, मैं यही कह रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं कि आज सारे लोग चुप हैं। क्यों चुप हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये बीजेपी की सरकार की इतनी जो आप ले आए, का नाम विकास दुबे के ले आए पकड़ के, और रास्ते में आपने इनकाउंटर कर दिया। आपका जैसा जिगरा सबका थोड़ी है। आप देखिए, रिटायर आईपीएस अधिकारी कह रहा है कि पोस्टमार्टम आ जाएगी तब एफआईआर होगा। आप सोचिए, आपके डिबेट में एक आदमी ऐसा बैठा है जो एसपी रहा है, डीआईजी रहा है, जी रहा है, वो कह रहा है कि रिपोर्ट आने के बाद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर दर्ज होगी। भाई शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों को तो शर्म आनी चाहिए कि ये बात कहते हुए। चतुर्वेदी जी, प्लीज एक्सप्लेन। ऑलराइट, ओके खान साहब, चतुर्वेदी जी की बात सुनिए। व्यक्ति हैं जो बड़े सुलझे हुए अफसर, इनकी बात सुनो आप जी। खान साहब, शर्म जी, आपको मैं क्या कहूं, आपकी उम्र का ख्याल करता हूं। मैंने एक संभावना व्यक्त की थी कि संभवतः, क्योंकि मैं वहां का, एक मिनट आप मेरी, अब आप बात सुनिए मेरी। अभी तक आप मेरी नहीं, बिल्कुल आप कानून से ऊपर नहीं है और आपको सुनना पड़ेगा। आप बोल करके नहीं दबाएंगे। नियम बना है, एक संभावना व्यक्त की थी। आप लोग तो खाली हवा में बात करते हैं। आप बिना कानून का देखिए हवा में बात करते हैं, अनावश्यक बात कर रहे हैं। खाली कैसे? बिल्कुल होगा, बिल्कुल हो रहा होगा। हमारी जरूरत नहीं है आपकी उम्र की। नहीं, आपकी मर्जी भी नहीं चलने वाली है। एक कानून और नियम की बात होती है। आप ऐसे थोड़ी ना कुछ भी कहने लग जाएंगे। शर्म आपको भी आनी चाहिए, अपनी उम्र का ख्याल करिए। मैंने एक संभावना व्यक्त की थी कि संभवतः इसकी प्रतीक्षा हो रही होगी। बिल्कुल मुझसे बोल रहा हूँ मैं, आप हवा में राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ। संभवतः क्या होता है? मैं कानून की बात कर रहा हूँ, कानून जैसी बात करूंगा। मैं कोई नेता नहीं हूँ कि हवा में बात करना शुरू कर दूं। संभवतः नहीं, आप डर रहे हैं। या तो आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप डरे हुए हैं। आप क्या डराएंगे? नहीं कह पा रहे हैं। फालतू वाली बात मत करिए। सही बात नहीं कह पा रहे हैं ब्रजेश जी। खान साहब को कहना चाहिए था। खान साहब, पूरा लाइन हाजिर खान साहब प्लीज, सस्पेंड करना चाहिए। खान साहब ठीक, ओके, आपकी बात नोटेड। चतुर्वेदी जी प्लीज एक्सप्लेन। मैं आपको एक संभावना व्यक्त कर रहा था कि संभवतः इसकी प्रतीक्षा हो रही होगी। कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। और शर्म की बात ये कर रहे हैं, क्या शर्म आप दिखाएंगे और क्या बताएंगे? अरे छोड़िए ना, मैंने भी यही काम किया। पर किस तरह की एक्शन होने चाहिए? पहले कहा था कि खान साहब थोड़ा दुखी है इसलिए कह रहे होंगे, आप उनकी बात को अन्यथा ना लें। आप इनकी आवाज कम करिए तो मैं बोलूं, नहीं तो ना बोलूं। एक सेकंड। हत्या के बाद मुझे पकड़ोगे आप? मुझे हत्या के बाद पकड़ोगे आप? एक सेकंड खान साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट खान साहब मैं निवेदन कर रहा हूँ, तुरंत पकड़ लीजिए। मेरा निवेदन स्वीकार करिए। चतुर्वेदी जी को बोलने दीजिए, निवेदन स्वीकार करिए। ओके प्लीज खान साहब, आप तसल्ली से उनकी बात सुन लीजिए। आपका गुस्सा मैं समझ सकता हूं, बोलिए चतुर्वेदी जी। देखिए, खान साहब को शायद पता हो, बिल्कुल पता होगा कि किसी भी पुलिस अधिकारी का कृत्य 197 सीआरपीसी में संरक्षित होता है। फिर लेकिन उसके खिलाफ कोई एफआईआर करने की हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। आप किसी ऑफिसर को, किसी पुलिस अधिकारी को अगर उसने अपनी ड्यूटी के दौरान गलती भी की है तो बिना 197 में प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के खिलाफ प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। इसलिए कुछ न कुछ प्रक्रिया, कोई न कोई जांच, कोई न कोई वस्तुस्थिति जानने की कौन जिम्मेदार है। जिस तरह खान साहब बात कर रहे हैं कि ठीक है मैं नामजद हो जाऊंगा तो मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन किसने मारा, कैसे किया, इसके लिए कम से कम इसकी एसओपीज होती होगी ना। हाँ बिल्कुल, मैंने आपसे पहले ये बात कही थी ब्रजेश जी कि सुपरविजन लेवल पे कमियां हैं। सुपरविजन लेवल पर कमी है। 24 घंटे में सीओ को कम से कम एक बार 2 बार थाने का इंस्पेक्शन करना चाहिए। एसओ की जिम्मेदारी होती है कि थाने में कौन बैठा है, कैसे बैठा है, लेकिन वो हम नहीं कर रहे हैं। कैमरा लगाने की बात मैंने बताई, कैमरा लगाने की व्यवस्था हुई थी। इलीगल अरेस्ट और कस्टोडियल डेथ है ना ब्रजेश जी? मैडम ये तो इलीगल अरेस्ट और कस्टोडियल डेथ है, तो इसमें किस तरह की प्रक्रिया, आप क्योंकि रह चुके हैं तो आप ही वही मैं मैडम बताना चाह रहा हूँ। उठाया गया, थाने में उसको पीटा गया, यातना दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, तो इसमें कौन सी प्रक्रिया? बिल्कुल इसमें एफआईआर होनी चाहिए, बिल्कुल एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन एक मैंने संभावना व्यक्त की कि हो सकता है इस कारण चाहिए। वो लोग अगर उसी थाने में रहेंगे तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। धन्यवाद आपको ब्रजेश जी। ओके ऑलराइट, अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, ओके ऑलराइट, अशोक पांडे जी का पक्ष लेते हैं। भाई पांडे जी, एफआईआर तो बनती है, 302 बनता है, पूरे थाने का सस्पेंशन और एसपी का सस्पेंशन बनता है, आरोपियों की अरेस्टिंग होनी चाहिए। क्या गलत है अगर ये मांग उठाई जा रही है तो?
देखिए, आपको बता दें कि निश्चित तौर पे अगर वो दोषी है तो निश्चित कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। डेथ में दोषी आप समझ रहे हैं? हमें कस्टोडियल डेथ हो जाती है, ये कौन सा बयान है आपका? कह रहे थे क्या कह रहे हो मोदी? डेथ हुई है, आप दोषी नहीं है क्या? मारने का दरोगा अगर अरे ये टीवी पर बैठ के झूठ बोलने का काम आप लोग कब बंद करेंगे? जब देखो टीवी पे बैठ के झूठ फैलाएंगे। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है कस्टोडियल डेथ में, और सिर्फ कस्टोडियल डेथ के मामले में नहीं, दलितों पर अत्याचार के मामले में भी। मतलब इस तरह समय बर्बाद हो रहा है, मतलब इस तरह समय बर्बाद हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, मान लो मेरी बात। जानकारी नहीं है क्या? ओके ओके प्लीज वेट, प्लीज वेट। ओके आरबी रावत जी, रावत जी ये बताइए किस प्रकार की कार्रवाई की अपेक्षा इस मामले में आप लोग करते हैं? बोलिए रावत जी। तुरंत एसपी डीएम को रिस्पांसिबल माना जाए। जी रावत जी बोलिए। आप मैं आता हूं मंडल जी आपके पास आता हूं। रावत जी आप बोलिए। मैं चाह रहा हूं कि एक संदेश देने के लिए शासन को, प्रशासन में डीएम और एसपी को सीधा हटाया जाए, वहां पे डीएम एसपी सीधा हटाया जाए। कभी समाज में थोड़ा सा माहौल बनेगा, डर का जो भय है। मतलब जिलाधिकारी रायबरेली और एसपी रायबरेली को हटाया जाए? जी तुरंत हटाया जाए। ओके, मुकदमा लिखा जाए? जी बिल्कुल, मुकदमा तो लिख जाना चाहिए। अगर नहीं लिखा गया है तो आप ये भी चाहेंगे कि आरोपी अरेस्ट कर लिए जाएं? जी बिल्कुल। ओके, मुआवजा भी कुछ चाहते हैं, मिलना चाहिए? जी बिल्कुल, मुआवजा तो जो बनता है, लेकिन पहले उसको न्याय मिलना चाहिए। ब्रजेश जी, न्याय, क्योंकि वो प्रदेश संदेश देगा। ओके डॉक्टर सूरज मंडल गो अहेड प्लीज, बोलें, आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि ये बिल्कुल उस पूरे थाने में जितने लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अविलंब होनी चाहिए। और अभी रावत साहब ने सही कहा कि जो एसपी डीएम है उनके खिलाफ एक कार्रवाई अगर होती है तो ये आगे से ऐसे कस्टोडियल डेथ्स और खास तौर से दलितों का जो उत्पीड़न और हत्याएं हैं उस पर रोक लगेगी। एक और मैं बात आपसे शेयर करना चाहता हूं ब्रजेश जी, कि जो पार्टियां आज वो बात हो रही थी, कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू जी कई जगह जा रहे हैं, ये हम लोग सोशल मीडिया में देखते रहते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकी जिम्मेदारी है कि जहां दलितों पर इतना भयंकर जुल्म हो रहा है, वहां जो बड़ी पार्टियां विपक्ष में हैं, खास तौर से समाजवादी पार्टी और जो बसपा है, इन लोग को एक तरह से, अरे बसपा को कहीं ना कहीं जाने को, ये तो बहुत कठिन, ये बहुत कठिन काम आपने बता दिया। जाकर ये खुद मंगल ग्रह जा सकते हैं वो, लेकिन घटना स्थल नहीं जा सकते। देना तो एक छोटी सी बात है। बीएसपी से कहाँ उम्मीद करते हो कि कोई घटना स्थल पे जाएंगे? बीएसपी के पास इतना टाइम नहीं है, बीएसपी के पास इतना टाइम नहीं। बीएसपी बहुत बिजी पार्टी है, इतने नेता बिजी हैं उनके, इतने चंदा इकट्ठा करना वो करें कि आपके लिए चलें, दलितों के लिए लड़ें? आप कैसी बात करते हैं मंडल जी? नहीं तो फिर उनको कौन फिर पूछेगा? फिर तो स्थिति राज्य की और बद से बदतर। बताइए वैभव महेश्वरी जी, आप मुझे बताइए, संजय सिंह क्या करने गए थे वहां पे और क्या डिमांड है आप लोगों की? 4 सूत्री क्या डिमांड रखी थी आप लोगों ने? बताइए वैभव जी। विजय जी, हमारे मन में पीड़ा है, इस घटना को लेकर बहुत आक्रोश है, इसलिए हम हर ऐसी जगह पर जरूर जाना चाहिए। हमारा मानवीय धर्म है, हमारा राजनीतिक धर्म है, जरूर जाना चाहिए। सबसे पहले इस थाने के जितने भी इन्वॉल्व ऑफिसर्स हैं उनको तो हटा देना चाहिए और गिरफ्तारी सबसे पहले होनी चाहिए, मुकदमा कायम होना चाहिए हत्या का। ये जो अगर और मगर कर रहे हैं मेरे भाजपा के प्रवक्ता, ये बहुत ज्यादा काम को टालने की चीज है, ये पूरी तरह जिम्मेदारी से बच रहे हैं। इनका दलित विरोधी चेहरा और इस अपनी बात को सही साबित करने, राजनीति करने गए थे। अरे क्या और अपना राजनीति करना क्या हुआ? कोई चेहरा के लिए आप राष्ट्रपति जी का नाम ले रहे हैं। कहाँ थे राष्ट्रपति जी अभी रामचंद्र जी के मंदिर का जब उद्घाटन, जब भूमि पूजन हो रहा था, तो कहाँ थे राष्ट्रपति जी? कहाँ थे उप मुख्यमंत्री जी? भारतीय जनता पार्टी के आंसू पोंछने चले गए तो राजनीति कहाँ से हो गई? बताइए वैभव महेश्वरी। अशोक पांडे ने आरोप लगाया आपके ऊपर, आप कह रहे हैं कि पीड़ितों के आंसू पोंछने चले गए तो इसमें राजनीति दिखाई पड़ती है। पूरा का पूरा थाना एक व्यक्ति को उठा के ले आया, अपने हर व्यक्ति को जाना चाहिए। ओके ओके, ऑल राइट ऑल राइट। हत्या कर देते हैं, उसके बाद अगर और मगर लगा रखा है आपने। भी चली जाए ना, हर पार्टी को जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। इंसान पहले हैं, आप इंसान होने के नाते जाना चाहिए, प्रतिनिधि होने के नाते जाना चाहिए, विपक्ष होने के नाते जाना चाहिए, सरकार होने के नाते जाना चाहिए। ओके एमएच खान साहब, एमएच खान साहब, जाना चाहिए। और अगर कोई पीड़ितों के आंसू पोंछने उनके परिजनों से मिलने जाता है खान साहब, तो अशोक पांडे जी कहते हैं वो राजनीति करने गया है। जी जी, नहीं, अशोक पांडे जी जो चाहे कहें, उनकी सरकार है,
जो मर्जी आया करें। पत्रकार कितने हत्या हो गई, आपने कल ही परसों बताया था कितने पत्रकारों की हत्या हो गई। सवाल इस बात का है कि अगर पुलिस थाने में उस आदमी की हत्या हो गई है या हत्या नहीं हुई है, उस थाने में कस्टडी में अगर व्यक्ति मर गया है तो तुरंत पूरे थाने को सस्पेंड कर देना चाहिए और एसपी को सस्पेंड कर देना चाहिए, एफआईआर दर्ज कर देना चाहिए। ऐसा आरोप आरके चतुर्वेदी साहब, कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। लोकल पुलिस का मामला उनको खुद को बचाएंगे। गाड़ी से मैं तो कहता हूं दूसरे एजेंसी से या दूसरे जिले से जांच करा लो। एक सेकंड शांत हो जाइए आप लोग। पत्रकारों इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है। एक सेकंड, अत्याचार ओके। अभी आपको कल ही मैंने बताया, खान साहब निवेदन स्वीकार को मारा, ओके, बच्चों को मारा। ब्रजेश जी, इसमें मैं बताना चाहूंगा, इन लोगों को जानकारी मैं देना चाहूंगा कि इसमें बाकायदा प्राविधान है मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी। मैजिस्ट्रेट का मतलब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट नहीं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। किसी भी पुलिस कस्टडी डेथ में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की इंक्वायरी होनी चाहिए और हमारे सुपरवाइजरी ऑफिसर्स को, हमारे जो भी अधिकारी हैं वहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं या उनके ऊपर के लोग हैं, ये इंश्योर करना चाहिए कि ये कस्टडी डेथ है तो इसमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा, जो न्यायपालिका का मैजिस्ट्रेट है उसके द्वारा इंक्वायरी। उमाशंकर पांडे, 10 सेकंड, क्या दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल हो रहा है ब्रजेश जी। मैं एनसीआरबी का मैं डेटा देख रहा था जिसमें उत्तर प्रदेश अशोक पांडे आपकी बात नहीं मानते ना, दर है उससे भी ज्यादा है पूरे देश में, और दलितों पर 19 ऐसे मामले हैं अपराध के जिसमें उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है। बताइए अशोक पांडे जी, ये भी पांडे हैं, आप भी पांडे हो, बताओ। हत्या का मामला है, अभी क्लियर करो, अपहरण का मामला है, दलितों की बात मैं कर रहा हूं, तत्काल क्लियर करो। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा है। ओके अशोक पांडे जी, दलितों के ऊपर थैंक यू उमाशंकर जी, थैंक यू। उसका ओके ओके, 9% केवल उत्तर प्रदेश जेल में है या तो कुछ चल रहा अभी है। आपने देखा होगा जब सोनभद्र प्रियंका गांधी गई थी, वहाँ एक मामला और उजागर हुआ कि कांग्रेस बड़े। अरे चुप रहिए, 11 लोग मारे गए थे और आपकी पुलिस ने क्या किया? अरे चुप रहिए आप, हर जगह हो रहा है। सोनभद्र में प्रियंका गांधी जी गई, दलितों के हत्या में शामिल हुई, आपने उनको चुनार जेल में बंद करा दिया। प्रियंका गांधी जी शाहजहांपुर के मामले में, उन्नाव के मामले में, सड़क पर लखनऊ में पदयात्रा की। आपके झंझट कभी खत्म नहीं होंगे। आप सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ, हम लोग वहां गए, धन्यवाद देता हूँ कि आज शाम दलित भी आप सबने अपना अपना कीमती वक्त हमारे नेता उत्तर प्रदेश के एक बेहद सामाजिक मुद्दे पर आपने चर्चा के लिए निकाला। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस परिचर्चा में आप सब शामिल हुए। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैला हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश भर में। आप कृपया मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ धुलते रहें, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बेहद आवश्यक हो तभी घरों से निकलें। धन्यवाद, नमस्कार।